के लिए कि भाई अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आई होप ऑफेंसिव लग सकती है, लेकिन जो रियल में हुआ है वो मुझे बताना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स में से यूज करूंगा, तो अगर आप स्टोरी को अकेला आगे कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर है। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोएगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ शेयर किया है विक्रांत ने, जो कि खुद एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और इन्होंने पहले भी हमसे पास्ट में बहुत ही अमेजिंग स्टोरी शेयर की है। बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त बन चुके हैं विक्रांत, और आज एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस विक्रांत ने मेरे साथ शेयर किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो अगेन विक्रांत के क्लाइंट के साथ ही हुआ है, और इसमें आपको एक ऐसी चीज जानने, देखने और सुनने को मिलेगी जो आपने आज तक न देखी है न सुनी है, और इस चीज की मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं। तो कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर 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 बताना कि क्या वाकई में आपने आज से पहले ऐसा कुछ सुना था। और कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपके थ्रू शेयर की गई स्टोरी अगर हमारे चैनल पर फीचर होती है तो हम देते हैं आपको एक रिवॉर्ड। और हाँ, प्यार में कमी क्यों कर रहे हो यार? वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, कहानी पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें भी ज्यादा रीच मिलेगी और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नया नया कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस रियल हॉरर एक्सपीरियंस की तरफ। ये इंसिडेंट अराउंड 2016 का है। अप्रैल या मई के आसपास का टाइम था। विक्रांत को एक लेडी का कॉल आता है कि उन्हें अपॉइंटमेंट चाहिए उनके बेटे के लिए। विक्रांत ने उनसे पूछा कि भाई आपके बेटे को इश्यू क्या है और आप मेरे यहाँ ऑफिस पर कब आ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हम आपके ऑफिस पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके बेटे को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि घर से निकलते ही, इवन घर के अंदर भी, उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो विक्रांत को बड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, अच्छा आप बताइए कि आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो मुंबई में बैंड्रा एरिया है उसके आसपास कहीं पर रहते हैं। तो विक्रांत ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आऊंगा तो आपको मेरे आने जाने का बाकी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप उसका लोड बिल्कुल मत लो, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे, बस आप ये बता दो कि आप कब आ सकते हो और आप प्लीज आकर मेरे बेटे को चेक करो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बारे में हमें किसी ने सजेस्ट किया है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, डेट डिसाइड हुई, दिन डिसाइड हुआ और विक्रांत पहुंच गया उनके घर पर। अब जैसे ही विक्रांत उनके घर के अंदर एंटर करता है, उसका सिर एकदम से जकड़ जाता है, मतलब दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर, उनके घर के अंदर चारों तरफ बहुत सारी अगरबत्तियां जली हुई थी और उन अगरबत्तियों का धुआं और खुशबू पूरे घर के अंदर फैली हुई थी। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब वो अंदर घुसा तो उसे बहुत तेज इंटेंस स्मेल आई और साथ में धुएं की वजह से उसके सिर में मतलब थोड़ा हल्का सा पेन सा, मतलब होता है ना, इरिटेशन सा होने लग गया। तो उसने उन लेडी से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज ये थोड़ा धुआं कम कर सकते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मन के अंदर अंदर विक्रांत ये सोच रहा था कि शायद ये लोग ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन कितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हों, उनके घर में जरूरत से ज्यादा अगरबत्तियां जली हुई थी। खैर, विक्रांत के कहने पर उन्होंने थोड़ी अगरबत्तियां वहां से कम कर दी। तब जाकर विक्रांत वहां पर थोड़ा रिलैक्स हो पाया। फिर उन लेडी ने उनको बताया विक्रांत को कि भाई मेरे बेटे को ना बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, इसलिए हर टाइम हमारे घर में हम ये अगरबत्तियां जला कर रखते हैं कि अगर हम ये अगरबत्तियां नहीं लगाएंगे तो वो घर के अंदर बैठ ही नहीं पाता है, उसे बहुत ज्यादा स्मेल आती है। विक्रांत उनकी बात सुनकर सोचता है कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल है, कई लोगों को स्मेल आती रहती है। लेकिन एक तरह से एक साइन भी था कि इसके साथ कोई साइकिक अटैक भी हो सकता है। साइकिक अटैक का मतलब होता है कि कहीं आते जाते वक्त उसने कोई एनर्जी पिक कर ली हो या उसकी एनर्जी में, खुद की एनर्जी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। बट ठीक है, उस टाइम पर विक्रांत ने इस चीज को नॉर्मल लिया, इतना जज नहीं किया। इसके बाद वो अंदर उस लड़के के कमरे के अंदर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि एक कोरा चिट्टा गुड लुकिंग लड़का, 6 फुट प्लस उसकी हाइट, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मिस्टर इंडिया के अंदर ये एक एज अ पेजेंट मॉडल रहा हो, मतलब उसने वहां पर पार्टिसिपेट किया हो। मतलब ओवरऑल देखने में बहुत ही सुंदर था दिखने में। पंजाबी लड़का, अच्छी खासी बिल्ड थी, वी शेप बॉडी थी। ऐसा लग रहा था कि जो उसकी स्ट्रक्चर थी कि बढ़िया सिक्स पैक वगैरह उसके बनाए हुए होंगे उसने। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के के हाथ में सपोर्टर लगा हुआ था,
पैरों के अंदर प्लास्टर लगा हुआ था, हाथ में यहाँ एल्बो के यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ था। इसे देखकर लग रहा था कि इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, या तो एक बार या फिर इसके बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हुए हैं। वो लड़का बिल्कुल शांत सामने बैठा हुआ था। फिर विक्रांत ने वहां बैठकर धीरे-धीरे अपना सेशन शुरू किया और उस लड़के से बातचीत करना शुरू की। तो उस लड़के ने उसको बताया कि उसका पहला एक्सीडेंट जनवरी 2016 के आसपास हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में था, 4-5 दिन तक वो वहीं रहा और फिर वहां से डिस्चार्ज होके घर पर आया। उस टाइम पर आई थिंक उसके एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो जब वो डिस्चार्ज होकर घर पर आया, तो घर पर आते ही उसका फिर से एक्सीडेंट हो गया। बट उससे उसको खरोंच ही आई, दोबारा और कोई बड़ी मतलब इंजरी नहीं हुई। उसको फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए, बैंडेड वगैरह करवाया, फिर से घर ले आए और घर लाने के अगले 7 दिनों के अंदर-अंदर फिर से उसका एक और एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पैर टूटा होने की वजह से वो व्हील चेयर पर था। अपने घर में व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, तो घर की जो एंट्रेंस थे वहां से जस्ट थोड़ा सा आगे चलती सीढ़ियां थी, तो घर के बाहर जो कमरे फ्लैट के बाहर लॉबी होती है, उस लॉबी में वो घूम रहा था। आदमी परेशान हो ही जाता है, बाहर निकलने की इच्छा होती है। तो 4th फ्लोर पर इनका फ्लैट था और उसके जस्ट सामने ही सीढ़ियां थी। तो जब वो घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी व्हील चेयर को किसी ने धक्का दिया हो। उस धक्के की वजह से उसकी व्हील चेयर अपने आप लुढ़की और वो सीधा सीढ़ियों की जो छोटी सी एक वो बनी हुई थी बाउंड्री से, उससे टकराया। उसे टकराकर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरा और नीचे गिरने पर उसे चोट भी वहीं लगी जहां पर उसे पहले चोट लगी थी, यानी जहां पर उसका पहला फ्रैक्चर हुआ था वहीं पर वापस उसका फ्रैक्चर हो गया। और उसी के साथ साथ इस बार उसके हाथ पर भी फ्रैक्चर हुआ। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और उसके जो यहाँ शोल्डर था वहां पर उसको प्लेट लगानी पड़ी। फिर वहां पर करीबन 2 हफ्ते वो हॉस्पिटल में रहा, वहां से ठीक होके वापस आया और वापस आने के बाद फिर से उसके साथ यही हुआ, उसका दोबारा से एक्सीडेंट हो गया। मतलब बार-बार कुछ ही दिनों के गैप में उसका एक्सीडेंट हो रहा था। फिर जब वो दोबारा घर पर आया इस बार, तो घर पर आते ही उसे घर के अंदर बहुत गंदी बास यानी स्मेल आ रही थी। ऐसी जैसे कुछ सड़ गया हो। उसकी मम्मी ने बताया कि हमसे बोलता था कि मुझे इतनी गंदी बास आ रही है, आप लोगों को क्यों नहीं आती है? दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो। ये बहुत अजीब-सा बिहेव करने लगा था। चिड़चिड़ा रह रहा था, कुछ भी खा पी नहीं रहा था। ये जो आपने हमारे घर में अगरबत्तियाँ जली हुई देखी, हम इसीलिए जला के रखते हैं क्योंकि इसको पता नहीं कैसे और कहाँ से इतनी गंदी बास आती है। फिर उन्होंने और भी बताना शुरू किया कि इसने खाना-पीना बिल्कुल मतलब जब ये आया हॉस्पिटल से इसको बदबू आने लगी। ये कुछ भी खाता-पीता नहीं था दिन भर में। लेकिन रात को करीबन 2 बजे के आस-पास अचानक से इसको भूख लगती है और ये खाना मँगवाता है। और खाना खाना भी वो इतना मँगवाता था कि 5-6 लोगों का खाना मँगवाकर वो अकेला खा जाया करता था। विक्रांत ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि ठीक है भाई, खाना खाते हैं लोग, जिस हिसाब से उसकी बिल्ट है वो भी अच्छा खाना खाता होगा, लेकिन फिर भी 5-6 लोगों का खाना अकेला खा जाना, ये बात भी विक्रांत को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने आगे बताया कि रात को तो ये खाना खा लेता था, लेकिन सुबह उठकर बोलता था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसके साथ चल रही थी। फिर ये सब होने के थोड़े दिनों के बाद विक्रांत ने अपनी मॉम को बताया कि उसको एक लड़की दिखाई देती है। एक लड़की दिखाई देती है जो उसके पास में आने की कोशिश करती है और पास में आकर वो उससे बोलती है कि अपने कपड़े उतारो। और उसके बाद उसकी मदर ने आगे कुछ नहीं बोला, मतलब वो रुक गई इस बात को बोलकर। लेकिन विक्रांत ने आगे की चीज को परसेप्ट कर लिया था। उसे समझ में आता कि ऐसा कैसे एक्सपीरियंस हो सकता है कि एक लड़की उसको दिखाई देती है और आती है और उसको मतलब उसको अपने कपड़े उतारने को बोलती है। विक्रांत को ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो सुन रहा है वो बिल्कुल सही है और वो लड़का ये जो बात कह रहा है, अभी विक्रांत की आंखों के सामने ये सब होने वाला है। अभी जब विक्रांत का सेशन चल ही रहा था, विक्रांत था, उस लड़के की मदर थी और सामने वो लड़का बैठा हुआ था कि तभी एकदम से वो लड़का बोलता है, अब मुझे फिर से अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर विक्रांत बहुत ज्यादा सरप्राइज था और बैठे-बैठे विक्रांत के सामने उसने अपनी टी-शर्ट निकाल दी। उसके बाद उसने जो अंदर बनियान पहनी थी वो निकाल दी, उसने अपनी जीन्स उतार दी और अब वो विक्रांत की आंखों के सामने सिर्फ अपनी अंडरवियर में था। अगर डिस्क्लेमर है, बेसिकली डिस्क्लेमर नहीं, एक छोटी-सी वो है आपके लिए कि भई अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो इस स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आई होप ऑफेंसिव लग सकती हैं। लेकिन जो रियल में हुआ है वो मुझे बताना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स मैं ऐसे यूज़ करूँगा, तो अगर आप स्टोरी को अकेला आगे कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेटर है।
ये सब होता हुआ देखकर उसकी माँ चिल्लाते हुए बोलती है कि, "ये क्या कर रहे हो? तुम अपने कपड़े बार-बार क्यों उतार रहे हो?" तो उसकी माँ की बात सुनकर लड़का बोलता है कि, "नहीं, आई हैव टू डू इट, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी।" विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कुछ रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, वो भी शॉक्ड हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर उसके बाद विक्रांत ने उससे बोला कि, "क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे बताओ।" अब जैसे ही विक्रांत ने सवाल पूछा, तो वो लड़का बोलना शुरू करता है, "अब वो मेरे पास आ रही है और वो मुझे छू रही है।" और वाक़ई में उसको मतलब उसकी हरकत से लगता है कि उसको आके छू रहा है, वो घबरा रहा था और उसके पूरे शरीर के ना रोंगटे खड़े हो गए थे, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया था और विक्रांत की आँखों के सामने-सामने उसको इरेक्शन आ गया था। जैसे ये हुआ, उसकी मदर सामने खड़ी थी, एक अनजान आदमी सामने बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया, उसको शर्म आने लगी, उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया और वो कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, इसको बंद करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और इधर विक्रांत बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ और शॉक्ड था, जो कुछ उसकी आँखों के सामने हो रहा था। विक्रांत ने उससे कहा, "इट्स ओके, तुम शर्माओ मत, घबराओ मत, जो हो रहा है उसे होने दो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है।" विक्रांत ने कहा कि तुम घबराओ मत, जो हो रहा है होने दो। वो बोलता है कि नहीं, 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 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप लोग इस सबको बंद कर दो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, प्लीज़, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। विक्रांत ने बोला कि रुको, थोड़ा-सा वेट करो। और उसने विक्रांत उसकी मदर वहाँ जाने वाली थी, उनको भी शर्म आ रही थी, तो विक्रांत ने बोला कि आप यहीं पे रुको, यहीं पर, देखते हैं क्या होता है। इतना बोलते हुए लड़का बोलता है कि नहीं, 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 माँ को यहाँ पर मत रखो, आप लोग सब बाहर जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने उसकी मदर से कहा कि एक काम कीजिए, आप कमरे के दरवाजे के पास रहिए, लेकिन कहीं और मत जाना, आप यहीं पर रहो, क्योंकि ये बहुत अजीब है और आपको भी ये देखना सुनना पड़ेगा। और फिर विक्रांत की आँखों के सामने कुछ ऐसा हुआ, जो उसने अपने पूरे जीवन में आज तक नहीं देखा। जैसे उसकी मदर रूम से बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई, उसने अपने शरीर पर बचा हुआ आखिरी कपड़ा भी उतार कर फेंक दिया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर विक्रांत की आंखों के सामने उस लड़के का इजैकुलेशन हुआ। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो घबराया हुआ था, उसका चेहरा एक तरफ टिका हुआ था। उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ सेक्सुअली कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़के की बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। ना वो मूव कर रहा था, ना वो मास्टरबेट कर रहा था। उसे अपने आप इरेक्शन हुआ, उसने कुछ गहरी भारी साँसें ली एंड देन ही इजैकुलेटेड। और उसके बाद बिल्कुल डेवास्टेटेड, बिल्कुल बिखरा हुआ। उसकी आँखों के अंदर विक्रांत को वो ट्रॉमा साफ-साफ दिखाई दे रहा था और शायद ये पहली बार नहीं थी, उसके साथ ये बार-बार होता था। लेकिन वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था कि कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इवन विक्रांत भी शायद उसकी बात नहीं मानता अगर उसकी आँखों के सामने ये सब नहीं हुआ होता। विक्रांत को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता और शायद आपको नहीं पता कि क्यों आखिर उसके सामने ये हुआ। उसके साथ जो भी कुछ चल रहा था, क्या वो उस विक्रांत के सामने प्रूव करना चाहता था कि मैं यहाँ हूँ, तुझे जो करना है वो कर ले। इस हरकत के बाद वो बेचारा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसको बहुत शर्म आ रही थी, एक अनजान आदमी के सामने ये सब हुआ। विक्रांत उसको समझने लगा हुआ था कि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। थोड़ा वेट करो, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उस लड़के ने बोलना शुरू किया, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर लड़का गया, उसने वापस से अपने को क्लीन किया, कपड़े वगैरह पहने, वापस से वहाँ पर आकर बैठा। उसने उसकी मदर को भी बुलाया और उसकी मदर को बुलाकर विक्रांत ने पूछा कि ये चीज़ें कब से हो रही हैं? आप मुझे बताइए, हर एक चीज़ जो अभी तक हुई है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है, जब से ये वो सीढ़ियों से गिरा है और वहाँ पे हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसके बिहेवियर में हमने इतना सारा चेंज देखा है। उसको लगातार ये गंदी बदबू आती है, उसको कोई एक लड़की दिखाई देती है और तब से ये इस तरह से खाना खाता है। तो जब हमने अपने करीबी लोगों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भई आपके घर में कुछ हो सकता है, आप किसी पंडित या किसी तांत्रिक को दिखाओ। तो ये लोग किसी पंडित के पास भी गए, उनके पास जाकर उन्होंने पूछा, तो उन्होंने उनको बताया कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। जब उन्होंने ये बताया, तो उन्होंने पूछा कि भई आप हमें बताओ कि इसके ऊपर काला जादू किसने किया है? हमें पता रहेगा तो हम उनसे बचकर रहेंगे ताकि आगे चीज़ें और खराब ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप किसी के पास जाते हो तो वो किसी का नाम नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हुलिया बताया कि कौन है, कौन नहीं है, किस तरह का दिखता है या फिर दिखती है। मतलब इंसान जो भी है, उसके हुलिये के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने ये किया है वो एक माँ-बेटी है। बेटी जो है उसकी हाइट ज़्यादा नहीं, छोटी हाइट की है, थोड़ी हल्की-सी चबी है।
दिखने में बहुत ही सुंदर है, लंबे घुंघराले उसके बाल हैं और आपके जान-पहचान में ही कोई वो है। उनकी बात सुनकर उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हमारी जान-पहचान में तो ऐसी कोई माँ-बेटी नहीं है। सुंदर है, लड़की के लंबे घुंघराले बाल हैं। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उनकी विसिनिटी में, उनके आस-पास में ऐसा कोई भी नहीं था। तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उनको दिखाने के बाद उन्होंने इनको कुछ चीज़ें करने को बोला था। इन्होंने वो सब भी किया, है ना? कुछ चीज़ें रखने के लिए बोली थी, है ना? किसी पर्टिकुलर टाइप के पानी से नहाने को बोला था, उसमें विभूति डालनी थी। तो जो भी उन्होंने कहा था, वो सब उन्होंने किया। एक धागा भी उन्होंने हाथ में बाँधने को दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई रिज़ल्ट नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। उसके साथ चीज़ें लगातार हो रही थी। इसके बाद वो उन दूसरे पंडित, तीसरे पंडित करीबन 4-5 लोगों के पास गए और सबसे सरप्राइज़िंग बात यही थी कि उनमें से किसी ने भी कुछ अलग नहीं कहा। सभी लोगों ने एक सेम चीज़ कही कि इसके साथ किसी ने कुछ किया हुआ है और उन सबको भी एक ही चीज़ दिखाई दी। एक लड़की जो हाइट में छोटी है, गोरी-चिट्टी है और उसके लंबे घुंघराले बाल हैं। और उनकी बातें सुनकर उनकी मदर सबसे ज़्यादा अपसेट होती थी कि यार ये सारे के सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। ना तो इनकी फैमिली में है, ना जानकारी में है, ना ही वो लड़का। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि भाई तेरी कोई ऐसी फ्रेंड हो, कोई लड़की जिसको तुम जानते हो? तो वो बोलता था कि सेम ऐसी हुलिये वाली तो कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि जाने दो, ये सारे के सारे लोग ना पैसे लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा होता आस-पास रिश्तेदारों में, किसी में कहीं न कहीं कुछ तो नज़र आता। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, फिर उनको कहीं से पता लगा विक्रांत के बारे में, तो वो लोग उसके पास आए कि हो सकता है यहाँ से कुछ पता चल सके। तो उनकी बात सुनकर विक्रांत भी थोड़ा शॉक्ड था कि ऑल्दो वो एक थेरेपिस्ट हैं, साइंस के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी भारत देश में रहते हैं और विक्रांत के हिसाब से भी हमारे यहाँ पर जो बाबा, पंडित, तांत्रिक जो भी आप इनको कह लो, ये जो रहते हैं, उनकी नॉलेज इतनी भी गलत नहीं हो सकती कि हर इंसान मतलब हर एक इंसान जिससे वो मिले, चाहे वो एक पंडित हो, चाहे वो एक बाबा हो, चाहे वो एक तांत्रिक हो, वो मतलब इतना सेम डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकता है? हर कोई इंसान एक ही चीज़ बोल रहा था और उस लड़की के फीचर्स हर कोई सेम बता रहा था। तो विक्रांत को तो समझ में आ गया था कि सारे लोग गलत नहीं हो सकते, इसलिए अब उसने इस पैटर्न को समझने की कोशिश की। विक्रांत के हिसाब से कई बार ऐसे बिलीव्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, जो आपकी मेंटल उसको शिफ्ट कर देती है और उसकी वजह से उसके साथ चीज़ें रिपिटेटिवली हो रही है। ये सब कहने के साइंटिफिक टर्म्स हैं, बट इसका मतलब ये था कि उसके साथ कोई ना कोई एनर्जी अटैच्ड है, जिसकी वजह से उसका बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है और बार-बार उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद विक्रांत ने अपना जो एक्चुअल हिप्नोथेरेपी का सेशन था, वो उसने शुरू किया। उस लड़के का नाम था करण। वो करण को हिप्नोटिक स्टेट के अंदर लेकर गया, ट्रांस के अंदर लेकर गया और उसके बाद उसने उसको कहा, उसने मतलब वो उसको उसी स्टेट के अंदर उसके पहले एक्सीडेंट के सीन पर लेकर गया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि वो अपने घर से निकला, अपनी बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की और उससे गलती से बाइक का जो साइड स्टैंड था, वो बंद करना वो भूल गया था। बाइक अपनी नॉर्मल स्पीड जिसमें वो चलाता था, वो चलाकर गली के नाके यानी नुक्कड़ तक ही पहुंचा था कि उसका जो बाइक का साइड स्टैंड था, वो वहां के स्पीड ब्रेकर से टकराया। अब जैसे ही स्पीड ब्रेकर से टकराया, उसका एकदम से बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ा तो सामने आने वाले एक ऑटो से टकराया। ऑटो से टकरा के जब उसे धक्का लगा, तो उस धक्के की वजह से वो उछलकर, बाइक तो वहीं गिर गई, वो उछलकर इधर से आ रही दूसरी कार के ऊपर गिरा। और जब उस कार पर गिरा तो गिरने से उसका लेफ्ट शोल्डर था वो डिस्लोकेट हो गया और जो कांच पे वो गिरा वहां से कांच टूटा। उसकी वजह से उसकी कोई वीन या फिर कैपिलरी कट गई, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारा खून उसका बहने लगा। अब जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए, बहुत सारा खून वहां पर बह रहा था। फटाफट से लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पर उसे ब्लड चढ़ाया गया। अब आप सभी को पता है कि जब हॉस्पिटल जाते हो एक्सीडेंट के बाद आपको ब्लड चढ़ाया जाता है, तो वो ब्लड किसी और का होता है। और अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही इस पूरे इंसिडेंट का टर्निंग पॉइंट है। जब आपको किसी आदमी का ब्लड चढ़ाया जाता है, तो जिस इंसान का ब्लड वो होता है, उसके अंदर उसकी सेलुलर मेमोरीज भी होती हैं और उस ब्लड के थ्रू वो आपके शरीर के अंदर आ जाती है और आपके नेचुरल बिहेवियर में कई सारे चेंजेस आ सकते हैं।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर ब्लड ट्रांसप्लांट करने के बाद में जिनको किसी का ब्लड दिया गया है, उनके बिहेवियर में उसी तरह के चेंजेस भी आने लगते हैं। तो जैसे ही विक्रांत को ये पता लगा कि उसको किसी का ब्लड चढ़ाया गया था, तो वो टाइम पर उसकी खोपड़ी के अंदर अलार्म बज गया। उसी टाइम पर उसने उसकी मदर से पूछा कि क्या आपने इसके नेचर में और भी चेंजेस देखे हैं? तो उनकी मदर ने कहा कि हाँ, उस एक्सीडेंट के बाद इसके अंदर मैंने बहुत सारे छोटे-मोटे चेंजेस देखे हैं। तो अब विक्रांत को ये तो समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है जब उसे ब्लड चढ़ाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है और किसकी वजह से है, अभी तक उसे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। अब इसके बाद उसने वो इंसिडेंट को कंप्लीट किया, इंसिडेंट कंप्लीट हो गया, उसको क्लू मिल गया कि खून की वजह से सब हुआ है। उसके बाद ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है जिसमें वो एनर्जी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आपको मान लो आपको किसी का खून दिया गया है, तो खून आया तो उस आदमी की एनर्जी भी आपके अंदर आती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने इनका एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जिस आदमी का खून आया उसकी एनर्जी को वापस से फेंक भेज देते हैं जिसके आया था उसी के पास, और आपकी एनर्जी को लेकर वो ग्राउंड कर देते हैं। उससे क्या होता है, एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है और आप वापस से उसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पर आप ब्लड लेने से पहले थे। ये इनका अपना तरीका है। अब विक्रांत ने यही प्रोसेस करण के साथ करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार यही बोल रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं। तो विक्रांत ने उससे बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक आईना है, एक मिरर है, और उस आईने के अंदर मुझे देखकर ये बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यूजुअली किसी इंसान से पूछो तो उस आईने के अंदर उसको वो खुद ही दिखाई देता है, अपना ही इमेज, अपना ही शैडो उसे दिखाई देता है। लेकिन जब विक्रांत ने उससे ये प्रोसेस करवाया तो उसने कहा कि मुझे पूरा आईना काला काला दिख रहा है और उसी के साथ साथ मुझे इसमें कोई और इंसान भी दिख रहा है। कौन दिख रहा है ये तो नहीं बता पा रहा था। तो फिर विक्रांत ने बोला ओके ठीक है, और इसके बाद विक्रांत ने वो प्रोसेस, आज का जो सेशन था वो वहीं पे खत्म कर दिया। उसकी एनर्जी ग्राउंड वगैरह करके उसके लिए शील्ड बना दी और उसको उस ट्रांस स्टेट से वापस निकाल लिया, क्योंकि अब उसने अपने सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो कर नहीं पा रहा था। और दूसरा, विक्रांत को ये समझ में आ चुका था कि इसके अंदर कोई और एनर्जी अटकी हुई है, अब उसे चीजों को कहीं और से निकालना होगा। सेशन खत्म करने के बाद करण की मदर से विक्रांत ने पूछा, अच्छा अब मैं आपको करण की मदर के बारे में बता दूं, मतलब आप चीजें देखो कैसे लिंक हो रही है यहाँ पे, कि करण की जो मदर है वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर रही है, वो एक गायनोकोलॉजिस्ट रही है। तो वहां पर जो हॉस्पिटल है वहां पर वो स्लॉट वाइज प्रैक्टिस करती है। स्लॉट वाइज मतलब दिन में 2 से 4, 2 से 5 पार्ट टाइम वो वहां पर एज अ गायनिक जॉब किया करती थी। आप सिंपल सी बात में ये कह सकते हो। तो विक्रांत का काम था अब उस डोनर को ढूंढना जिसका ब्लड करण को चढ़ाया गया था। आप सोच सकते हो, एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां पर इसको जो ब्लड चढ़ाया गया, उस डोनर को ढूंढना मुश्किल काम है। लेकिन क्योंकि इनकी मदर हॉस्पिटल थी, सॉरी इनकी मदर डॉक्टर थी, तो इनके हॉस्पिटल्स के अंदर कनेक्शन थे। अच्छा, इतना आप सभी लोगों को पता है कि जब अब अगर आप एक रेगुलर ब्लड डोनर हो और आपका एक स्पेशल ब्लड ग्रुप है जो रेयर होता है, डिफरेंट होता है किसी से, और वैसे भी कोई भी डोनर हो जो रेगुलर डोनर है, हर 2-3 महीने में ब्लड डोनेट करता है, तो हॉस्पिटल वालों के पास उनकी लिस्ट होती है, नाम पता सब कुछ होता है कि अगर अभी इन केस किसी को अर्जेंट में ब्लड चाहिए तो डायरेक्टली कॉल करके उनको बुला लिया जाता है। अब ये क्यों करना चाह रहा था विक्रांत, क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका था कि जो काला जादू की बात चल रही है, इतना कंफर्म हो गया कि एनर्जी है उसके अंदर। अब उसको कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना वो बाद की बात है, बट अब विक्रांत ने ये पता कर लिया कि इस लड़के के ऊपर जो काला जादू हुआ है वो किसी ने किया नहीं है, वो उस डोनर के खून से आया जिसका खून इसको एक्सीडेंट के टाइम पर चढ़ाया गया था। क्योंकि जो पहला उसका एक्सीडेंट हुआ नॉर्मल था, ब्लड चढ़ने के बाद जो उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एबनॉर्मल है, वहीं से उसके अंदर बिहेवियर में चेंज आया है और वहीं से उसके साथ ये सब चल रहा है। अब विक्रांत ने उनकी मदर से कहा कि मैम आपको ये पता करना पड़ेगा कि इनको खून किसका चढ़ाया गया है। तो जैसे कि उनकी जो डॉक्टर थी, उन्होंने अपने कनेक्शंस घुमाना शुरू किए। जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी और जिस हॉस्पिटल में इसका एक्सीडेंट होकर एडमिट हुआ था, ब्लड चढ़ाया गया था, वहाँ पर उन्होंने अपने कनेक्शंस निकाले। कनेक्शंस निकाल के, आपको पता है ये सब आसान हो जाता है जब आप खुद एक डॉक्टर है, अगर आप डॉक्टर नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए निकालना। बट उन्होंने जैसे तैसे करके कनेक्शन से पता करके ये पता कर लिया कि उनके बेटे को किसका ब्लड चढ़ाया गया था। फिर उन्होंने विक्रांत को वापस से मिलने बुलाया और उन्होंने बताया कि जो लड़का है जिसका ब्लड करण को चढ़ाया गया है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। उसके फादर जो हैं वो नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, उसकी माँ हाउसवाइफ है,
उनकी एक ग्रैंड मदर है, दादी है, और एक छोटी बहन है 14-15 साल की। और ये जो लड़का है, ये हार्डली 22-23 साल का है। दिखने में अच्छा खासा है, लड़का होशियार है और अपने पूरे घर को वो ही चलाता है। और एक्सीडेंट के बाद में इसी लड़के का खून करण को चढ़ाया गया था। और जिस लड़के की हम बात करें, इसका ब्लड चढ़ाया गया था, उसके साथ ऑलरेडी उस टाइम पर ऐसी चीजें हो रही थी। मतलब कि अगर ये एक्सीडेंट 2016 के शुरुआत में हुआ था, तो वो जो लड़का था उसके साथ 2015 के आखिरी मंथ से ये चीजें शुरू हो गई थी। तो विक्रांत ने पूछा कि क्या चीजें शुरू हो गई थी, तो उन्होंने बताया कि वो पागलों के जैसे बिहेव करने लगा था, बहुत खाने लगा था, उसको बार बार बास आती थी, और सेम जैसा करण के साथ होता है उसके साथ भी कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन करता था। तो जब विक्रांत को ये बात पता लग गई, अब सबको सारी कहानी समझ में आ गई थी कि विक्रांत ने जो क्लू क्लू पकड़ा था वो बिल्कुल सही है। इस लड़के के खून की वजह से जो जो इसके साथ हो रहा था, वो सब कुछ करण के साथ होने लगा था। कैन यू इमेजिन? खून के थ्रू जान तो बची, लेकिन साथ ही साथ जान पर बन भी आई। तो विक्रांत ने उससे कहा कि मैम, क्या हम उस लड़के से मिल सकते हैं? उस लड़के से मिलकर ही आगे का हम प्रोसेस कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं उस लड़के से बात करती हूँ, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। और अगले 4-5 दिनों के अंदर ही इनकी मीटिंग सेट हो गई। तो विक्रांत जब उस फैमिली के घर पर पहुंचा, उसने देखा कि वो एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, वो लड़का। लड़का दिखने में बिल्कुल सुंदर, बढ़िया, अच्छा खासा दिखता था। और जब विक्रांत ने उनसे बात की, तो उसे पता लगा कि 2015 में ही उसकी जॉब लगी थी एक कंपनी के अंदर। ठीक ठाक जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, इससे इनका घर चलना शुरू हो गया था। तो इनके फैमिली ने बताया कि जब घर में चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, उसी के बाद उसके साथ ये सब हो गया। तो विक्रांत ने पूछा कि क्या हो गया उसके साथ? तो उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और फिर विक्रांत को बताया कि एक दिन की बात है, ये अपने ऑफिस गया हुआ था। ऑफिस के अंदर ये बैठा हुआ था, और ऑफिस के अंदर बैठे बैठे ही एकदम से अचानक से इसने कपड़े उतारना शुरू किया सब लोगों के सामने। पूरे ऑफिस के अंदर लोग भरे हुए थे और ये अपनी डेस्क पर बैठे बैठे अपने कपड़े उतार रहा था, शर्ट उतारी, पैंट उतारी, पूरा नंगा वहां पर हो गया और चेयर के ऊपर बैठ गया, और उसके साथ बहुत अजीब सी चीज होने लगी। विक्रांत ने बोला, आप खुलकर बताइए, अजीब सी लगी, मुझे पता है इसके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जिस तरह से करण के साथ चीजें हुई थी, सेम उसी तरह से लगा कि कोई इसके साथ सेक्सुअली इंटरेक्ट कर रहा है, और उसी की तरह पूरे ऑफिस के सामने इसका भी इजैकुलेशन हुआ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरा ऑफिस वहां पर बैठा हुआ है, और आपके साथ ये हो, कितना एम्बेरसमेंट फील होगा। सेम वैसा ही उस लड़के के साथ भी हुआ। वो वहां से सीधा उठ के अपने कपड़े पहन के भागा, और दोबारा ऑफिस जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। और उसी दिन से वो डिप्रेस सा रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था, अपने आप में खोया रहता था। शुरू के 4-5 दिन तो हम लोग को भी लगा भाई इसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये वापस से नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद एकदम से इसने बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इसका वजन अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। फिर इनकी बात सुनकर समझ में तो आ ही गया था। अच्छा, इधर की स्टोरी उन्होंने इनको नहीं बताई थी कि करण के साथ क्या चल रहा था। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि जब ये सब हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी को दिखाना चाहिए, किसी से कुछ पूछना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग को लगा, तो हम इसको पास के मंदिर में लेकर गए, वहां इसको कोई धागा बांध दिया, लेकिन हमारे घर में तंत्र मंत्र में कोई ज्यादा विश्वास भी नहीं करता और हमें कुछ पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे घर की एक बेटी है, यानी इस लड़के की बुआ, जो तंत्र मत में बहुत बहुत ज्यादा ही घुसी हुई है, और उसी की वजह से हमें अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तो इसी वजह से तब से हमारे घर में तंत्र मंत्र की चीज़ों को नहीं मानते हैं, और चीज़ों को लेकर हम गुस्सा, वाला एक तरह की नफरत है, हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनकी बात सुनकर विक्रांत उनसे बोला, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आप देखो आपके बेटे की हालत। आपकी नफरत अलग जगह पर है, आपके साथ हिस्ट्री में क्या हुआ वो अलग जगह पर है, पर आप इसकी हालत देखो। अगर आपने किसी को, अच्छे इंसान को नहीं दिखाया, तो इसकी जान भी जा सकती है। तो बेसिकली विक्रांत ने उन्हें समझाया कि आप किसी अच्छे आदमी को दिखाओ। अब विक्रांत के पास जो केस था वो करण का था, इस लड़के का नहीं था, और उसे इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने उनको ये समझाया कि अगर आपके घर में आप ही की बेटी है, जिसे आप कहते हो कि वो इतना तंत्र मंत्र करती है, लोग कहते हैं, उन्होंने बताया उसका डिस्क्रिप्शन कि वो बिल्कुल तांत्रिक है, जटाएं बांधती है, उसी तरह से रहती है, तो बोला आप उन्हीं को दिखाओ, उससे बेटर इंसान आपकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं हो सकता। तो विक्रांत ने उनको कन्विंस किया, और उसकी बात मानकर उन लोगों ने उस लड़के की बुआ को सारी चीजें बताई। तो ठीक है, ये बातचीत हुई। उन्होंने वहीं उन्हीं के सामने उसको फोन कैसे करके कांटेक्ट किया,
कॉन्टैक्ट किया तो बोला कि ठीक है, मैं आती हूँ, भाई अगर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, चाहे कुछ भी हो पास्ट में, बच्चों के ऊपर बात आई तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो ये बातचीत होने के बाद उन्होंने करण की मदर जो वहीं पर थी, उनसे भी कहा कि भई वो आएँगी, आप भी अपने बेटे को लेकर आओ, देखते हैं कुछ उसका भी हो पाए, तो जब ये हमारे बेटे के साथ जो चल रहा है वो आपके साथ भी चल रहा है, तो हो सकता है दोनों का इलाज हो जाए। क्योंकि अब इतना जानने के बाद सबने आपस में सब कुछ खोल दिया था कि भाई जो इसके साथ चल रहा है वो इसके साथ चल रहा है, इसका खून उसको चढ़ाया गया था। अब सारी बातें ओपन हो गई थी, जो उस फैमिली ने सब कुछ ओपन होकर बताया, तो इन्होंने भी बताया। और इस तरह से 1 या 2 हफ्ते के बाद वो बुआ जब इनके घर पर आई, तो इन्होंने करण की मदर को फ़ोन किया और करण की मदर ने विक्रांत को फ़ोन किया कि आप भी मेरे साथ वहाँ पर चलो, देखते हैं क्या होता है। विक्रांत तो पहले से इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ये एक बहुत अजीब-सी बात थी, खून के थ्रू किसी के ऊपर काला जादू होना। तो ये सब लोग वहाँ पर उस लड़के के घर पर पहुँच गए। अब वहाँ पर उन दोनों लड़कों को बिठा रखा था। उनकी जो बुआ थी, अब विक्रांत ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो देखने में रिलेटिवली यंग थी, मतलब उनकी एज जो थी वो 50s में या फिर अर्ली 50s में होगी, 52-53, पर दिखने में वो 42-43 की दिख रही थी। उनके सिर पर वो जटाएं बनी हुई थी, जैसा कि साधुओं के बनी हुई होती है। उन्होंने अपने गाल पर, वो था ना डॉट्स वगैरह, आपने देखा होगा मूवीज के, ईला उनको आपने देखा होगा, यहाँ पर डॉट्स बनवाते हैं, तो ऐसे उन्होंने डॉट्स यहाँ पर अपने सिर पर, यहाँ पर इस तरह से डॉट्स बनवाए हुए थे। राजस्थान में इसे चंदवाना बोलते हैं। तो उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर चीजें चंदवा रखी थी, टैटू की तरह। मतलब उनको देख के ही ये फील आ रही थी कि वाकई में कोई मतलब तांत्रिक है, और प्रॉपर जो उनका गेटअप होता है वो वही था। उन्होंने एक लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था और वहां दोनों लड़कों को सामने बिठाकर वो अपनी आंखें बंद कर कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोला कि बेटा, इसके ऊपर तो कुछ किया हुआ है किसी ने। और इतना बोलने के बाद भड़क गई कि अपना बच्चा इतना भुगत रहा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, और अब जाके तुम मुझे बता रहे हो जब इतनी देर हो गई है, जब मेरा बच्चा मरने की हालत में है, तब तुम मुझे यहाँ पर बुला रहे हो। फिर उन्होंने समझाया कि भाई ये हमें मिले, इन्होंने बताया तब जाके हमको पता लगा, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं था। खैर ये गुस्सा वुस्सा हो गया फैमिली का। उसके बाद अभी वो जो लड़का जिसका खून पहले चढ़ाया गया था, अब सोचो वो रेगुलर डोनर था, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी थी, उसका अंदर से खून नहीं बन रहा था। वो खाता था, पीता था, लेकिन उसका खून नहीं बन रहा था। साइंटिफिक टर्म्स में आप कहो तो उसे थैलेसीमिया हो गया था, लेकिन उसके थैलेसीमिया होने का कारण कुछ और था। अब अगर आप एनर्जी की फॉर्म में जाओ तो उसको देखकर लगता है कि उसकी एनर्जी कोई अंदर से चूस रहा था। फिर उन्होंने वापस से और ध्यान लगाया और चीजें पता करने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि उस बच्चे के ऊपर मारण क्रिया की गई है, जहां पर एक एंटिटी धीरे धीरे करके उसे मार रही है। और इतना ही नहीं, उसी के साथ में एक जिंदा इंसान है जो उसके साथ में आके गलत हरकतें कर रहा है, और वो भी एनर्जेटिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं आती है, वो एनर्जेटिक फॉर्म में आकर इसके साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन करती है। और ना सिर्फ इसके साथ, ये जो दूसरा लड़का है, इसके साथ भी वो लड़की सेम चीज कर रही है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, इन दोनों फैमिलीज में किसी ने भी इनकी बुआ को ये नहीं बताया था कि उनके साथ क्या होता है। अब वो खुद बता रही थी कि वो इनके पास आती है, इनके कपड़े निकालने को इनसे बोलती है, और फिर इनके साथ वो गलत हरकत करती है, और उसके बाद इनके शरीर में ऊर्जा बचती ही नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये देख पाएं कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि अभी इसको बचाना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही विक्रांत ने उनकी बात सुनी, तो उसने उनको बीच में रोकर बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कौन क्या कर रहा है ये शायद हम लोगों को पता है, मैं आपको बताता हूँ कि दिखने में कैसा है। आप सोचिए, याद कीजिए, कोई ऐसा आपके आसपास या आपकी फैमिली में है या फिर नहीं है। तो विक्रांत ने उस लड़के का डिस्क्रिप्शन दिया कि छोटी हाइट की है, गोरी है, लंबे घुंघराले बाल है, और एक माँ और बेटी दोनों हैं। अब जैसे ही इन लोगों ने बोला, वो लड़के की जो दादी थी और उसकी माँ जो थी, वो सुनकर दोनों चौंक गए, और वो बोले कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, दोनों माँ बेटी तो हमारे पड़ोस में रहती है। और फिर उस लेडी ने बताना शुरू किया कि हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे हैं, मेरा बेटा दिखने में भी अच्छा है, पढ़ने लिखने में भी होशियार है, और शरीर भी इसका ठीक ठाक है। तो अभी जब उसको अपनी नौकरी मिली थी, तब हम लोगों ने पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाई बंटवाई। अब ये जो लड़की है, ये मतलब बहुत टाइम से इसको जानते हैं, हाय हेलो करते हैं, दोस्ती इनकी हो गई होगी। तो जब इसकी नौकरी लगी, तो वो जो लड़की की माँ है, उसने हम लोगों को अपने घर पर बुलाया और अपनी लड़की की शादी करने का प्रपोजल हमारे बेटे के साथ, मतलब उस लड़की की शादी हो जाए, इस बारे में उसने हमसे बातचीत की। तो हमारे बेटे ने उसकी मदर को मना कर दिया कि भाई ठीक है, हम जानते हैं आपस में, पर मेरा इसको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी जो पसंद है वो अलग टाइप की है, जिसमें आपकी बेटी फिट नहीं बैठती है, और मैंने कभी इसको ऐसी नज़र से देखा भी नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें हुई डिस्कशन, और इन्होंने शादी के लिए
मना कर दिया। अब जब इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो उनका ईगो हर्ट हो गया, वो गुस्से में आ गए और मतलब वहीं इंस्टेंटली वहीं पर गाली गलौज पर आ गए। हाँ, सर शादी के लिए मना कर दिया तो लड़ने लग गए, झगड़ा वगड़ा हुआ। बट ठीक है, ये लोग अपना मना कर करा के वापस से अपने घर पर आ गए। अब उनकी ये बात सुनकर बुआ की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बोला, बस मुझे यही पता करना था कि ये किसने किया है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, उसमें मुझे समय लगता, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि ये किसने किया है। तो अब ये जो भी है ना, मैं इन्हीं लोगों के ऊपर पलटा दूंगी। तो लोगों ने बोला कि अब पलटाने की जगह इसको काट दो। तो बोलता नहीं, कट तो ये सकता ही नहीं है। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूंगी तो दोनों लड़कों की जान जा सकती है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको वापस से पलटाना पड़ेगा, और पलटाने का प्रोसेस भी आसान नहीं है। तो विक्रांत ने पूछा कि आप ही करोगे कैसे, क्योंकि यहां तो किया तो एक के ऊपर है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो तो दोनों लड़कों के ऊपर आ रहा है। उसके बाद विक्रांत की ये बात सुनकर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, कुछ नहीं बोला, और फिर अपने झोले के अंदर से एक काले कलर की डॉल निकाली। आपने देखी वो डॉल्स जो काले रंग की होती है, रुई से भरी हुई। तो वो डॉल निकाली, डॉल निकाल के उसको आगे रखा। फिर उनका जो भतीजा था उसके बाल तोड़े, उस डॉल के ऊपर रखे। करण जो कि विक्रांत का क्लाइंट था, उसके हाथ पे छोटा सा कट लगाया और उसके खून की कुछ बूंदें उस डॉल के ऊपर डाल दी। इसके बाद जो होने वाला था, विक्रांत को आज तक वो समझ में नहीं आया। विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उनकी जो घर की लेडीज थी उनसे कहा कि ये पे काम करो, वो जो दोनों माँ बेटी उनके घर के बाहर जाओ और उनके घर के बाहर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर यहाँ पर ले आओ। फिर वो मिट्टी उनको लाकर दी गई। वो मिट्टी उन्होंने उसके ऊपर रखी। उसके बाद डॉल को हाथ में पकड़ के ऐसे उन्होंने मुट्ठी बंद करी। डॉल उनके हाथ में थी और फिर उसके बाद वो सब लोगों से नॉर्मल हंसती खेलती बातें कर रही थी। नॉर्मल बातें, ना इस केस के बारे में कुछ और क्या चल रहा है, तुम लोग ठीक हो, इतने साल हो गए, गांव से निकाल दिया, भाई तुम कौन हो, क्या करते हो। विक्रांत से उनके बारे में पूछा। विक्रांत उनसे बातें कर रहा है और करीबन आधा घंटा गुजरने के बाद अचानक से वो बोलती है, चलो सब ठीक हो गया है, ये दोनों बच्चे अब मुक्त हो चुके हैं, इनके साथ अब आगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। विक्रांत वो शॉक्ड हो गया, मतलब उसकी आंखों के सामने भी सब कुछ चल रहा था। उन्होंने जब मिट्टी रखी, 2-4 मिनट उन्होंने कुछ आंखें बंद करके मंत्र मंत्र बोले। उसके बाद वो नॉर्मल बातें कर रही थी, ना वो अपनी जगह से हिली, ना वो डॉल वहां से हिली। और करीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने एकदम से बातें करते करते बीच में बोल दिया कि सब कुछ हो गया है और ये बच्चे अब मुक्त हो गए हैं। ये गुड़िया लो, इन दोनों बच्चों के ऊपर से 3-3 बार घुमाओ और इसको बाहर ले जाकर जला दो। जलाने के बाद अपने हाथ और पैर दोनों धो लेना और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। वो लोग 3-3 बार घुमाया गया, उस डॉल को वहां पर ले जाकर जला दिया गया। और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे ठीक हो गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने महीनों से चल रही है, वो ठीक हो गई है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, बट कोई क्या कर सकता था। उन्होंने कहा आप अपने बेटे को लेकर जाओ। एक दिन वो अपने भाई के घर रुकी और फिर अगले दिन वो भी निकल गई। सही में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ ठीक हो गया था। इस इंसिडेंट के करीबन 1 महीने बाद विक्रांत वापस से खुद जाकर उन दोनों लड़कों से मिला। उनके वो निशान थे, अभी भी जो एक्सीडेंट के ऐसे मार्क्स थे वो थे, प्लास्टर भी बंधा हुआ था, लेकिन वो दोनों लड़के बहुत खुश थे। उनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। जो पहली बार वो उन दोनों से मिला था, जिस हालत में उनको देखा था, वो ठीक हो चुकी थी। वो जिसे थैलीसीमिया था, उसका थैलीसीमिया 1 महीने में अचानक से ठीक हो गया था और वो वापस से वैसा ही हेल्दी, चेहरे के ऊपर ग्लो, सब कुछ उनके अंदर नॉर्मल लग रहा था। फिर जब विक्रांत ने उनसे पूछा कि वो पड़ोस वाले जो आपके मदर डॉटर उनका क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन उनकी बेटी ये काम करके गई, उसके 2-3 दिन के बाद वो माँ और बेटी दोनों पागल सी हो गई, अजीब सा बिहेव करने लगी और यहाँ से घर छोड़कर भाग गई। फिर कुछ दिनों के बाद उनके पास ये खबर आई कि उनकी लड़की जो है उसने अपने आप को खत्म कर लिया है। उसकी माँ का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता है। और ये सुनकर विक्रांत का दिमाग खराब हो गया। उसके दिमाग में एक ही बात आई, सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा वो औरत एक कपड़े की गुड़िया को हाथ में लेकर बैठी हुई थी, वहां से हिली नहीं, कुछ किया नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तब जाकर उसको समझ में आया कि यार कितनी पावर होगी उस लेडी के अंदर। उसने कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़े, सिर्फ 4-5 मिनट के लिए आंख में कुछ बुदबुदाई थी। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, कोई बलि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर पावर। इमेजिन कर सकते हैं आप कितनी पावरफुल लेडी वो रही होगी जिसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व कर दिया। विक्रांत को अच्छे से याद है, उसने उनसे डिस्कशन किया था, तब जाके विक्रांत को समझ में आया। उन्होंने कहा था कि जैसे साइंस में एनर्जीज होती है, वैसे ही तंत्र में भी एनर्जीज होती है।
जैसे साइंस एनर्जीज के थ्रू काम करता है, जिसे आप इंटेंशन, फ्रीक्वेंसी ये सब बोलते हो। आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक गांव में रहने वाली औरत साइंटिफिक लैंग्वेज में विक्रांत से बात कर रही थी। कौन रही होगी वो? इमेजिन। वो कह रही थी कि तंत्र, जैसे आप ब्लैक मैजिक कहते हो, वो सब ऐसे ही काम करता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आप उसको साइंटिफिकली प्रूव कर दो तो वो साइंस है, और अगर नहीं कर पाए तो वो ब्लैक मैजिक है या फिर तंत्र है। और वाकई में जो लोग, जिनके पास असली पावर होती है, वो ऐसे ही होते हैं। वो कोई ढोंग नहीं करते, वो सिर्फ इलाज करते हैं। तो ये थी कहानी विक्रांत के क्लाइंट की, जिनके साथ ये सब कुछ होता था, और लास्ट में जो उनके सामने निकल कर आया, विक्रांत ने इस केस में कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि अगर वो उस कड़ी को नहीं पकड़ते अपने सेशन के थ्रू, तो ये दोनों बच्चे शायद आने वाले टाइम में जिंदा नहीं रहते। उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन उनका ये कहना है कि एज पावर रिमूव करने के लिए उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। लेकिन जिस इंसान से वो मिले, जिसके उन्होंने दर्शन किए, शायद दोबारा जिंदगी में उससे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनके लिए ये एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस रहा। और मेरे लिए भी, आपके लिए भी। हमने कभी नहीं सोचा भाई कि खून से भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े, आप ब्लड ले रहे हो तो आप ब्लड नहीं लोगे, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको ब्लड चढ़वाने के बाद बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक इस तरह के चेंजेस, तो फिर आपको कंसल्ट भी करना चाहिए। ये थी कहानी करण की। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में किसी और का खून चढ़ाने से किसी के ऊपर एनर्जेटिकली इंपैक्ट आ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।